अस्सलाम 10th क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम एक फैक्ट देखें कि नेचर में आज तक हमें जितने टोटल एलिमेंट्स मिले हैं, जितने टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं या नेचुरल हैं, सबको कलेक्टिवली मिला के टोटल नंबर बनता है 118, जिनमें से एक तो हो गया कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, और उसके अलावा बाकी के टोटल 117 एलिमेंट्स, इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी नेचर में या आर्टिफिशियली जितने भी इनके इन 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स देखे गए हैं ना, दे आर लेस देन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। वो अकेले कार्बन के कंपाउंड से कम है। इसका मतलब है कि कार्बन में कुछ तो ऐसी खास बात है, इसके कंपाउंड्स के अंदर कोई तो ऐसी खास बात है जो उन सब में नहीं है। ठीक है, वरना वो एटलीस्ट कोई एक तो होता है इसके बराबर, या 2, 3, 4 सब मिला के इससे बराबर तो होते। इसके जितने कंपाउंड्स हैं, अकेले कार्बन के जितने कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, दे आर मोर देन 10 मिलियन। और इतने तो बाकी के सारे एलिमेंट्स को मिला के उन सब के कंपाउंड्स भी इतने नहीं हैं। ठीक है, वो 10 मिलियन से कम है। ठीक, और अकेले कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 10 मिलियन से ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकेले कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स एक एलिमेंट के, जबकि बाकी सब एलिमेंट्स के मिला के भी उसके जितने नहीं होते। तो कोई तो खास बात है कार्बन के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, इतने ज़्यादा इनका वास्ट मैग्नीट्यूड है। मीन्स इतने ज़्यादा क्यों हमें ये दिखाई दे रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स, इतने क्यों फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन एटम जो है, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, द कैटिनेशन, वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी कैटिनेशन। अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कार्बन कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स एक दूसरे से लिंक हो रहे थे। ठीक है, एक तो हमने ये खास बात देखी। वरना हम क्या देखते हैं, नॉर्मली कोई मॉलिक्यूल देखते हैं या कोई एलिमेंट देखते हैं, तो हमने क्या किया होता है, जैसे कि H2O, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर था, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर था, तो ये दूसरे से बॉन्ड बना के कंपाउंड बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HCl, NaCl, हम जितने भी कंपाउंड्स नॉर्मली देखते थे अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उन सब में हम क्या देखते थे, कोई एक एलिमेंट किसी और नेचर का और दूसरा एलिमेंट उससे ऑपोजिट नेचर का, और फिर दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया होता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे H हाइड्रोजन की जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन समवट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, सल्फर ऑक्सीजन के पास। सही, इसी तरह HCl में हाइड्रोजन के पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्लोरीन के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की ऑपोजिट नेचर की वजह से ये बॉन्ड बना है। ठीक है, NaCl में भी सेम यानी कंपाउंड है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, कार्बन कंपाउंड्स में हमने क्या देखा था कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ लिंक हो रहा था। ठीक है, रिपीटेडली। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है ना इसकी, कि कार्बन एटम अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ रिपीटेडली लिंक हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और ये बॉन्ड्स बहुत स्टेबल होते हैं। सही, इस प्रॉपर्टी को कि एक एटम अपने ही जैसे एटम्स के साथ लिंक होके लॉन्ग चेन्स या रिंग के स्ट्रक्चर्स बना दे। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि रिंग को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक स्केलेटन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां हम एटम्स शो ना करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटम्स शो ना करें, तो इसका क्या मतलब होता है, एवरी कॉर्नर ऑफ द रिंग रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। ठीक है, और हर कार्बन एटम की वैलेंसी तो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो दो बॉन्ड यहाँ शो हुए स्केलेटन में, उसके अलावा जितने बच गए वो दोनों हाइड्रोजन के पास हैं। ठीक है, तो हमने पहली स्पेशल प्रॉपर्टी क्या देखी है, दैट कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ
bonding with other carbon atoms repeatedly, and this results in the formation of long chains or ring structures. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कि एक एटम अपने ही जैसे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सके, रिपीटेडली बॉन्ड बना सके, लॉन्ग चेन्स या रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं. कैटिनेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स विद इटसेल्फ. ठीक है, अपने ही जैसे एटम के साथ. ठीक, अब कैटिनेशन क्या क्राइटेरिया है कि कोई एटम कब कैटिनेशन के कैपेबल हो सकता है, यानी उसके अंदर कैटिनेशन अकर कैसे हो सकती है, कार्बन में ही क्यों है, किसी और के अंदर क्यों नहीं, ये इसी की स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों है. तो कैटिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि कोई भी एटम सिर्फ कैटिनेशन के लिए कैपेबल तब होगा व्हेन इट हैज टू और मोर देन टू वैलेंसी. ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मोर देन 2 है. ठीक, तो वो एटम ही कैटिनेशन कर सकता है, यानी अपने ही जैसे एटम के साथ रिपीटेडली लिंक हो सकता है, लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी एटलीस्ट 2 या 2 से ग्रेटर वैलेंसी हो. वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी. यानी अगर सपोज ए कोई एटम नहीं होता, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक जनरल एटम को. ठीक है, सपोज ए एक टाइप का एटम है. ठीक, और इसकी वैलेंसी 2 है. वैलेंसी 2 मीन्स इट कैन कंबाइन विद 2. ठीक है, अब बी एक एटम है और सपोज मैं कहती हूँ इसकी वैलेंसी 3 है. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो वैलेंसी 3 का मतलब है बी हैज द कंबाइनिंग कैपेसिटी विद 3 अदर्स. ये 3 और के साथ कंबाइन हो सकता है. ठीक है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक, तो ये बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है इसको. ठीक, इन शॉर्ट आप यही चीज याद रखो कि कितने बॉन्ड बना सकता है ये. तो कार्बन एटम, इस पे कार्बन एटम की क्या वैलेंसी होती है? 4. कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट. सही, तो सेकंड हम क्या देख सकते हैं, एक तो कंडीशन पूरा करता है कार्बन एटम की, वो उसकी वैलेंसी ग्रेटर देन 2 है. ठीक है, ग्रेटर देन 2 ही क्यों, इसकी भी रीजन पूछी जा सकती है कि यही कंडीशन क्यों, लेस देन 2 क्यों नहीं कर सकते कैटिनेशन. तो सपोज कि किसी, जैसे हम मैथ में करते हैं कि हमने अगर इस चीज़ को प्रूव करना है तो हम क्या करें, लेस देन 2 वाली कंडीशन पुट करके देख लेते हैं ना कि आंसर क्या आता है. ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि लेस देन 2 क्या होता है, 1. तो अगर 1 वैलेंसी हो किसी की, सपोज एक एटम है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो ये क्या कर सकता है, क्या ये चेन्स बना सकता है कि अपने ही जैसे एटम के साथ एक बार लिंक होगा, नेक्स्ट की भी तो वैलेंसी 1 ही है ना, तो वो तो इधर ही सेटिस्फाई हो गई. ये मजीद किसके साथ, इसकी तो वैलेंसी ही नहीं बची थी, ये किसके साथ लिंक होंगे, तो चेन बन सकती है? नहीं बन सकती. ठीक है, तो ये तो याद करने वाली बात ही नहीं है, ये तो एक जनरल सी बात है, सबको समझ आ गई तो ठीक है. ठीक, तो सेकंड क्या क्राइटेरिया है फॉर कैटिनेशन? सेकंड क्राइटेरिया ये है कि यहाँ मैं कार्बन की ही एग्जांपल लेती हूँ कि जो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा, इट शुड बी मच मोर stronger than the bond between heteroatoms. ठीक है, between heteroatoms नहीं, with heteroatoms. सही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन के लिए कह रही हूँ कि कार्बन में कैटिनेशन होती है, तो ये इस पॉइंट को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी, दैट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इट इज मच मोर स्ट्रोंगर देन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन सल्फर, और जितने भी आते हैं. ठीक है, तो किसी भी दूसरे आइटम के साथ इसकी जो भी बॉन्डिंग है उससे ज़्यादा इसको किसको स्ट्रांग होना चाहिए, इसी के अपने आइटम के साथ जो बॉन्ड होता है. ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्चुअल में, हकीकत में ये चीज़ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रोंगर देन ऑल दीज बॉन्ड्स. ठीक है, तो इसलिए कार्बन में कैटिनेशन होती है. ठीक, तो एक चीज़ आप देखो, जैसे बायोलॉजी में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा.
ठीक है, या फिर हम कॉमनली ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो चीज़ जो भी फिटेस्ट है ना, जहाँ पे कहीं कंपटीशन है वहाँ पे जो चीज़ फिटेस्ट है मतलब सबसे बेस्ट है, ठीक, तो वही सरवाइव करेगा, ठीक है, यानी वही नंबर 1 होगा, सही। तो यहाँ पे भी वही वाली रेस है, स्टेबिलिटी की रेस, ठीक। क्या हो रहा है इसमें, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा वही सबसे ज़्यादा देखने में मिलेगा, वही सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कार्बन सल्फर, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनते हैं, हमें मिलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन इतने ज़्यादा कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होना या कार्बन के ही चेन्स या रिंग्स होना, इसके पीछे क्या रीज़न है, दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इट्स बॉन्ड विद अदर एटम्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, द क्राइटेरिया फॉर कैटिनेशन। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है परफेक्टली कार्बन एटम ही इसको मीट करता है, कार्बन एटम में ही ये दोनों बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्बन फैमिली में जो हम ग्रुप कहते हैं, फैमिली क्या होती है, एक पीरियोडिक टेबल का जो एक ग्रुप होता है उसे हम फैमिली कहते हैं ना, ठीक है। तो जो कार्बन फैमिली है, कार्बन का जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप के सारे मेंबर्स आर केमिकली अलाइक, एक जैसे हैं, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी ही हैं, ठीक है। जैसे एक फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक जैसी होती हैं, ठीक है, एक्सेंट एक जैसा होता है, फेसेस रिजेंबल करते हैं, आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सब रिजेंबल करती है, ठीक। तो इसी तरह एलिमेंट्स को भी फैमिली क्यों कहा गया, उनके एक ग्रुप को फैमिली क्यों कहा गया, क्योंकि दे आर केमिकली अलाइक, तकरीबन एक जैसे हैं वो, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में जिसका नेक्स्ट मेंबर है, इवन कार्बन फैमिली भी इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, ठीक है। जैसे कार्बन है तो इसमें ये कैटेनेशन देखी जाती है, बहुत बार देखी जाती है, ठीक है, बहुत कॉमन है। इसी तरह सिलिकॉन है कार्बन का नेक्स्ट मेंबर, इसी के ग्रुप का मेंबर है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की भी वैलेंसी मोर देन 2 तो है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट था कि सिलिकॉन बॉन्ड शुड बी, मस्ट बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड अदर एटम, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया ये मीट नहीं करता। क्या होता है, सिलिकॉन बॉन्ड एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा वाला एग्जिस्ट करेगा, मीन्स जहाँ पे कंपटीशन आया, मतलब जहाँ इनकी फॉर्मेशन की बात हुई, तो कौन सा वाला सरवाइव करेगा, ये वाला, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो जल्दी से बन जाएगा, दूसरे की बारी ही नहीं आएगी, ठीक। तो एक तो हमने क्राइटेरिया एक तो हमने रीज़न देख ली है कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, हमें नेचर में इतने ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, जो चीज़ जाहिर सी बात है जो स्टेबल है, ठीक है, और जिसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा ही है ना, ठीक। तो एक तो हमने रीज़न देख ली, द कैटिनेशन। सेकेंड रीज़न है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो सेकेंड बेस है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्यों इतनी डाइवर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो है आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, ठीक है। आइसोमेरिज्म का प्रोसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है ये चीज़ के, एक ही एक जो कंपाउंड है ना उसके डिफरेंट आइसोमर्स देखे जाते हैं। आप आइसोमर्स को फॉर कंपाउंड्स के लिए आप एक चीज़ याद रखो कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जिस एक कंपाउंड है जिसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता और एक कंपाउंड है जिसमें आइसोमेरिज्म होता है, दैट आइसोमेरिज्म वाला कंपाउंड जो है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द सिंपल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब ये दो कंपाउंड जिनका कंपेरिजन करते हैं, एक कंपाउंड है जिसके आइसोमर्स 2 हैं, ठीक है, उसमें 2 ही आइसोमर्स होते हैं, ठीक। सेकेंड कंपाउंड है आइसोमेरिज्म उसमें भी हो रहा है लेकिन उसके आइसोमर्स 4 है, ठीक है। तो कौन सा वाला स्टेबल है, जिसके आइसोमर्स 4 है, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, यहाँ से याद रखो आप, ठीक। तो अब आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ है। आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस फिनोमिना of occurrence of a compound in
मोर देन वन फॉर्म, ये मैं जनरल बता रही हूँ आपको। जो आइसोमेरिज्म प्रोसेस है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेफरेंस में नहीं, जनरली आइसोमेरिज्म होती क्या चीज़ है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ अक्रेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म। एक से ज़्यादा फॉर्म में अगर वो उसकी प्रेजेंस है, मतलब जैसे कि O2 एंड O3, ठीक है, O2 गैस, O3 गैस, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन ही है ना, ठीक है, कोई और एटम तो कंबाइन नहीं है ना इसके साथ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट ही है, ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट ही है, एलिमेंटल स्टेट है ना ये इसकी, कोई और एटम तो कंबाइन नहीं हुआ इसके साथ, प्योर ऑक्सीजन के एटम्स ही हैं। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है इसकी? दिस फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फॉर्म। इसमें 2 एटम्स हैं केमिकली कंबाइंड, इसमें 3 एटम्स हैं केमिकली कंबाइंड, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है? द O2 गैस। ये कौन सी फॉर्म है? ये O2 गैस नहीं है, ये ओजोन गैस है। ये दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। O2 गैस इज एसेंशियल फॉर अस, ये हमें हार्म नहीं करती, ठीक है। लेकिन ओजोन गैस में अगर हम ओजोन गैस को हम इनहेल करें तो इट इज़ डेंजरस फॉर अस, ठीक। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? दोनों ही ऑक्सीजन एलिमेंट हैं। क्या चीज़ है? ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म की समझ आई कि क्या चीज़ है? बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं जनरल बता रही हूँ अभी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब देखोगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जनरल क्या है? द अकरेंस इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। जिसमें अब आप ये देखो, वो तो एक जनरल एग्जांपल थी, ठीक है, उसे आप साइड पे कर दो। वो क्योंकि फेमिलियर थे, आप 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि O2 O3 होता है, ठीक है। तो उसको आप साइड पे कर दो, उसको भूल जाओ, ठीक। अब देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या है कि एक कंपाउंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल भी लेते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। प्रोपेन क्या था? प्रोपेन में आइसोमर्स कहाँ से? ठीक है, कोई ऐसे एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन लेते हैं, ठीक है। पेंटेन हमने एक एग्जांपल ले ली, ठीक। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ, मैंने स्टूडेंट्स को कह दिया, सपोज मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कह दिया कि पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कुछ ने ड्रॉ किया ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हो। तो कुछ ने ड्रॉ किया ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। कुछ ने ड्रॉ किया ब्रांच चेन स्ट्रक्चर विद 1 ब्रांच, और कुछ ने ड्रॉ किया विद 2 ब्रांचेस, ठीक है। तो सबके लिए हाइड्रोजन नंबर भी सेम आएगा, सबके लिए वही फॉर्मूला आएगा पेंटेन के लिए। ये भी पेंटेन कहलाएगा, ये भी पेंटेन होगा, ये भी, ये चारों पेंटेन ही होंगे, ठीक है। लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी, इससे डिफरेंट होंगी, इससे डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, इस तरह से, ठीक है। तो थोड़े थोड़े ये डिफरेंट होंगे। तो इनका क्या है कि विद सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। पेंटेन एक ही कंपाउंड है, ठीक। पेंटेन इज वन कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला एक ही रहता है हमेशा, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स अकर करती हैं, जो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी हैं? स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं द नॉर्मल पेंटेन, ठीक। ये जो स्मॉल एन है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पेंटेन को, यानी कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ठीक। सेम फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर एक हो गया, ठीक। उसके बाद ये वाला आ जाता है, ये पेंटेन ही है लेकिन एक कार्बन क्या है, चेन के एंड की बजाय वो चेन के मिडल में कहीं लगा हुआ है, ठीक है, ब्रांचिंग में लगा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे द आइसोमर ऑफ पेंटेन, और इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे, ठीक। क्या है? वही 5 कार्बन, वही 12 हाइड्रोजन, ठीक। जब वैलेंसी पूरी करोगे इसकी, मैं कर देती हूँ यहाँ पे 1 2 3, इसके कितने हैं? 2 लगे हुए ना पहले से बॉन्ड, 2 और लगाएंगे। इसके 1 2 3 हो चुके हैं, एक और इसका एक हो चुका है, 1 2 3 और, ठीक है। इसके एक हो चुका है और 1 2 एंड 3, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो खाली जगह है ये सब 12 बॉन्ड्स किसके साथ बने हुए हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो C5H12 आ गया, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पे भी होगा 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है। कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। वही C5 वही H12, ठीक है। तो वही केमिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड के लिए तो एक ही फॉर्मूला होता है ना, जैसे वाटर के लिए H2O, वो किसी और के लिए नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो प्रोपेन के लिए पेंटेन के लिए एक ही केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, वो डिफरेंट हो सकता है। कभी वो नॉर्मल पेंटेन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, फिर वो आइसोपेंटेन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। फिर अगर वो डबल ब्रांचिंग में है, टू कार्बन आर आउटसाइड द मेन चेन, ठीक है, तो 2 ब्रांचेज हैं अगर, तो हम उसे कहेंगे द नियोपेंटेन, ठीक। सही, तो ये भी एक आइसोमर है, ठीक, पेंटेन का ही आइसोमर है, ठीक है। फिर अगर हम साइक्लिक फॉर्म देखें तो कितने हाइड्रोजन, कितने मैंने हाइड्रोजन के साथ लगाया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से 2 कम हो गए, ठीक, जो यहाँ पे थे, सही। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं, कितने आने चाहिए थे, C5H12 आने चाहिए थे, तो इसका फॉर्मूला इससे डिफरेंट हो गया ना, सही। तो ये न्यू नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, दीज 3 आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। जो पेंटेन एक कंपाउंड है, ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और एक्चुअली इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बनाया तो हमने उसी तरह था, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रक्चर उसी कंपाउंड का, लेकिन क्या हो रहा है, ये उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 10 है, ठीक है, C5H10, तो ये कोई दूसरा कंपाउंड है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वाटर H2O होता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होती है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दी ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाटर है, ये कुछ और है, ये वाटर नहीं है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि इसमें एटम्स अलग अलग हैं, सही। तो आइसोमेरिज्म में क्या करना है, आपने क्या देखना है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सके, ठीक है। यानी पेंटेन के पास कितने ऑप्शंस हैं एग्जिस्ट करने के, 1 2 3, ठीक है। ये एक स्टेबल फॉर्म है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। फिर ये वाली फॉर्म उससे भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक, सही। तो जहां पे इसके पास स्टेबिलिटी गेन करने के भी ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हैं, तो पेंटेन मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल, स्टेबल है तो नेचर में ज्यादा देखने को आएगा, ठीक, ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने डाइवर्स क्यों हैं, डाइवर्स मतलब उनकी वैरायटी क्यों है इतनी ज़्यादा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो इसी वजह से हैं, जैसे पेंटेन है ना, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से यही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते थे जो हमने बना दिए, ठीक। हेक्सेन होगा तो इससे भी ज़्यादा बन सकेंगे, ठीक। हेप्टेन होगा तो इससे भी ज़्यादा आइसोमर्स हो सकेंगे, सही। दिस इज नॉट द आइसोमर ऑफ पेंटेन, याद रखना आपने। तो आइसोमर्स कौन से वाले होते हैं, isomers are different, isomers are the compound of a structures of a same compound having the same molecular formula but different structural formula, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म कैसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपाउंड एक ही केमिकल फॉर्मूला के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। इसके अलावा द थर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो इस पॉइंट को सपोर्ट कर रही है, दैट व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो डाइवर्स इन
नेचर। तो थर्ड है द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन जिस टाइप की भी बॉन्डिंग करता है उस बॉन्डिंग की कितनी स्ट्रेंथ, वो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये चीज देखनी है। ठीक है, तो चाहे कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन का हेलाइड्स के साथ। हेलाइड्स को जनरली कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेलाइड्स मतलब हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ तक ही लेते हैं हम इसको। सही। तो अब जब भी मैं कहीं एक्स लिखूंगी या हेलाइड कहूंगी तो आपने क्या समझना है, द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही। तो ये जितने भी हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड, कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया हो, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे। वो मोर और लेस पोलर हो सकते हैं बट दे आर कोवेलेंट। ठीक है, वो पोलर हो सकते हैं, लेस पोलर हो सकते हैं, प्योरली नॉन पोलर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, स्पेशली कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ठीक, तो वही बात आ गई, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी की फॉर्मेशन होगी सबसे पहले। ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन होगा कि कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, वही सबसे देर से टूटेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का यही मतलब है ना। ठीक है, वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो क्या होगा, जहाँ पे भी कहीं कंपटीशन हुआ, कौन सा वाला बचेगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स अगर इतने स्टेबल हैं तो इसीलिए हमें इतने ज़्यादा अमाउंट में नज़र आ रहे हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट है द मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी। कार्बन कंपाउंड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो अभी तक आपने नहीं देखी, अभी आप लेटर ऑन देखोगे जब क्लासेस देखोगे इसके। तो कार्बन कंपाउंड की एक कार्बन एटम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जहाँ पे भी इसे ज़रूरत हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, जहाँ इसे मौका मिले डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाएगा। ठीक, ये क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जहाँ इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वहाँ पे जहाँ पॉसिबिलिटी नजर आएगी वहाँ ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था तो अब वैसे ही दो बॉन्ड हो गए, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई। ठीक, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद वैसे ही तीन बॉन्ड हो गए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उन्हीं दो एटम के दरमियान। तो अब क्या इन्हें ब्रेक करना पॉसिबल है? जब इसको ब्रेक करना इतना मुश्किल था, इसको ब्रेक करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, फिर इसे ब्रेक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो दिस मल्टीपल बॉन्डिंग कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, कैटिनेशन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ठीक, उसके अलावा आइसोमेरिज्म डायरेक्टली किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक, जिसमें आइसोमेरिज्म, जितने ज़्यादा आइसोमर्स बनते हैं वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली स्टेबिलिटी को करता है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा, मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी वो जो एक बॉन्ड जो हमने देखा था कि वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा भी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ अभी आप याद कर लो कि जहाँ पे वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, जितने भी कार्बन एटम होंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो सब अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं
एल्केन्स, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखना, ALKANES, ठीक है, एल्केन्स। ये एक क्लास है इनकी कार्बन कंपाउंड की जो आप इसके बाद पढ़ने वाले हो, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे एक्चुअल में, ठीक है। उसके अलावा जो भी कार्बन कंपाउंड होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या आप याद रखो जो भी सिंपली हाइड्रोकार्बन होगा जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान कहीं भी एक बार भी मल्टीपल बॉन्ड आया, मीन्स डबल बॉन्ड आया, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको आप कहोगे, वो दूसरी क्लास होगी, वो एल्केन से डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो होगा एल्कीन, ठीक है, उनको हम एल्कीन्स कहेंगे। ये जो ए है ये ई से रिप्लेस हो गया, ठीक। फिर आप ये भी याद रखो, जो ट्रिपल बॉन्ड, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, वो कौन सा वाला कंपाउंड होगा? इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्केन, डिफरेंट फ्रॉम एल्कीन, वो क्या होगा? द एल्काइन। क्या हो गया? ई की जगह मैंने क्या कर दिया? वाई, ठीक है। अब इन तीनों क्लासेस के नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स आर, ऑल कार्बन कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उन सबको एल्केन्स कहते हैं, सही। जैसे आपने वो जो टेबल मैंने आपको दिया था याद करने को, उसमें क्या था? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, ठीक है, उन सब में क्या आ रहा था? ANE आ रहा था, ठीक है, कहीं पे इन आयन तो नहीं आया था, ठीक। तो वो सब हमने सिंगल बॉन्ड वाले पढ़े थे, ठीक। तो इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, तो उस सब ने ये वाली क्लासेस अब डिटेल में देखोगे, लेकिन अभी से आपने ये नाम याद रखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।